सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लास्ट क्लास ऑफ 10 डेज रैपिड रिवीजन कोर्स। जो कल क्वेश्चन आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे एपी और जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट था उसके। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, वो देख लो। हॉरिजॉन्टल लेवल, आप सबसे पहले यहाँ देखो, जो टर्म्स यूज होते हैं ना क्वेश्चंस में, उन पे आपको ध्यान देना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे। अगर ये सब चीजें नहीं पता होगा तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। डायग्राम बनाना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपको क्वेश्चन मिलेगा लैंग्वेज में, वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, जरूरी नहीं आपको सब क्वेश्चंस में डायग्राम मिले। तो जिसमें डायग्राम नहीं होगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के लिए आपको जरूरी है कि समझ में आए लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज कब समझ में आएगी? जब आपको इन टर्म्स का पता होगा। इन टर्म्स का पता होगा तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट क्या होती है इसको समझो। अगर आपको यहाँ पे ग्राउंड के पैरेलल कोई भी इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होता है एक्स वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को इस तरीके की लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो वही यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, वर्टिकल लाइन आपकी ये होगी। वर्टिकल वर्टिकल लाइन मतलब जब हम हाइट किसी भी चीज की मेजर करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई टावर हो, ठीक है, कोई भी वर्टिकली चीज होती है, वो हमेशा हम मानते हैं कि ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है वो। भाई बिल्डिंग में हमेशा लगभग आप मान के चलते हैं कि 90 डिग्री एंगल होता है। चाहे कोई पेड़ हो, पेड़ और ग्राउंड के बीच में भी आपका एंगल कितने डिग्री का रहेगा? राइट एंगल, 90 डिग्री। उसके बाद मान लो आप यहां पे खड़े हो और यहां पे कोई बैलून है, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई एरोप्लेन है। आप जिस जिस साइड में आप देखते हो ना, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, मतलब देखने की साइड। ठीक है, जिस साइड में आप देखते हो उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन और जो जिस साइड में आप देख रहे हो तो उसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को यहां पे क्या बोला है? थीटा। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहां खड़े हो, मान लो आपका ये बिल्डिंग है और ये एक रोड है। आपका घर मान लो कुछ ऊपर 7वें 8वें फ्लोर पे है, ठीक है। यहां से नीचे वाली तरफ देखते हो, एक गाड़ी की तरफ आप, या कोई भी और ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको देखते हो, तो ऊपर से जो एंगल बनेगा ना, ये ऊपर से भी आपकी लाइन बनेगी। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर बनेगी उसके साथ वाले एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। जैसे ये जो एंगल बनेगा आपका, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपकी नीचे वाली ग्राउंड, इसके पैरेलल एक लाइन ऊपर ड्रॉ करोगे आप, और इस पैरेलल लाइन के साथ जो आपकी लाइन ऑफ साइट का एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे वाली साइड देख रहे हैं। तो डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, उसी बेस पे आप इसके सारे डायग्राम्स बनाएंगे। ये दोनों यहाँ पे देख सकते हो आप। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो मैंने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाली तरफ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा अगर आप नीचे वाली तरफ देख रहे हो तो। उसके बाद डायग्राम कैसे हम बनाएंगे वो देखो। पहला क्वेश्चन, द शेडो ऑफ अ टावर। अब कोई भी टावर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी शेडो तो नीचे बनेगी ना। अगर हम ऊपर मान लो सन सन इसकी देखते हैं, अगर सनरेज देखते हैं, या फिर कोई भी लाइट की वजह से अगर शेडो बन रही है तो नीचे वाली साइड बनेगी शेडो। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो एक टावर की शेडो स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। कि जब जो एंगल था सूरज से बनने वाला वो 30 डिग्री और 60 डिग्री, भाई दो अलग अलग एंगल होते हैं ना। जैसे मान लो पहले नीचे रहा होगा सूरज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 डिग्री का बना होगा। फिर वही अगर ऊपर आ जाएगा तो 60 डिग्री का बना होगा। तो आपके दो एग्जांपल बने है इस तरीके से। तो ये जो शेडो इंक्रीज हुई 60 डिग्री से 30 डिग्री पे गया जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये शेडो 40 मीटर इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जिसकी शेडो बन रही है ना, उसके नजदीक जितना रहेगा ये, उतना ही बड़ा एंगल रहेगा। भाई देखो, एंगल का मतलब है कि ये गैप कितना कम कितना ज्यादा है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल और ये जो एंगल ऑफ साइट है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में यहाँ ज्यादा गैप है कि यहाँ ज्यादा गैप है? जो नजदीक है इसके यहाँ पे ज्यादा गैप है। जैसे जैसे आप इसके बेस की तरफ बढ़ेंगे तो ये एंगल यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। देखो,
ये एंगल इंक्रीज नहीं हो रहा है गैप। तो ये भी एक कॉमन सेंस है कि जो एंगल दूर बना होगा वो कम डिग्री का होगा। कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि दूर वाला एंगल 60 डिग्री ले लेंगे, ये 30 डिग्री ले लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो दूर एंगल बन रहा है वो कम डिग्री का बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 points A and B are on the same side of a tower। ऐसी लैंग्वेज आएगी आपके पेपर में भी। तो क्या बोला है, दो पॉइंट है A और B, सेम साइड ऑफ टावर है। मान लो एक टावर ये है आपका, यहां पे एक टावर ले लेते हैं। तो इस टावर के सेम साइड में A और B है, चाहे आप राइट साइड में ले लो दोनों पॉइंट्स को या फिर लेफ्ट साइड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सेम साइड में है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, जो बेस वाली लाइन है ना, ये इसी बेस पे है दोनों पॉइंट। तो एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट आपका यहां पे मान लो। क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। एक सेकेंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि यहां से एंगल्स बने होंगे टावर की टॉप पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बच्चों एक जो पॉइंट है वहां का एंगल आपका बना होगा 60 डिग्री का, दूसरे जो पॉइंट है वहां का एंगल बना होगा 45 का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है मतलब जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन है ऊपर, यहां पे एंगल बने होंगे ये दोनों। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो दूर पॉइंट बन रहा है वहां पे कम डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। दूर पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट दूर है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अगर ये एंगल आपका कम डिग्री का है मतलब 45 डिग्री का होगा। भाई दो एंगल दिए हो ना, 45 और 60 के, ये रहे 45 और 60। तो 45 डिग्री का ये एंगल बनेगा, तभी तो आपका दूर वाला एंगल 45 डिग्री ये रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं ऐसे। देखो ध्यान से, यहां जो आपका जेड बन रहा है ये, तो ये जो जितने डिग्री का यहां पे एंगल बनेगा वही डिग्री का यहां पे एंगल बनेगा, क्योंकि जेड बन रहा है। सिमिलरली जो आपका ये दूसरा जो एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ये कंप्लीट, ये इसके बराबर होगा। दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, अगर ये हाइट कितनी गिवन है 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कि बोला है कि फिर ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए और बी के डिस्टेंस कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके। तो डायग्राम एक एक लाइन से जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये जो बेसिक टर्म्स है इनका पता होना चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों आप, ऐसे क्वेश्चन में अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं हमेशा। अगर दो एंगल दिए हुए तो दो ट्रायंगल बनेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स में आप टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45 यूज कर लो। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप 10 एंगल फाइंड आउट करेंगे, 10 45 10 60। तो ये पॉइंट मान लो आपका सी है, ये पॉइंट आपका मान लो डी। पहले जो आप अगर 10 60 यहां पे यूज कर फाइंड आउट करोगे 10 60, तो 10 60 तो यहां पर इसका मतलब इस ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं। टेंजेंट में ट्रायंगल की कौन से साइड्स का रेशियो यूज करते हैं हम लोग टेंजेंट में। अगर 10 फाइंड आउट करना आपको तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे बच्चों 10 60 का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये डीसी साइड, और बेस कौन सी साइड है, सीबी। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। डीसी की वैल्यू 15 है, डीसी की वैल्यू 15, तो सीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 सीबी इज इक्वल टू 15। तो सीबी की वैल्यू आ जाएगी 15 बाई √3, जो √3 मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में आके इसको डिवाइड कर देगा। तो ये तो आ गया आपका सीबी, ये वाली लेंथ। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे डिवाइड। तो यहां पे बन जाएगा ऊपर 15 √3, और √3 इंटू √3 होता है 3, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 5 से 15, मतलब फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर। ये वाली डिस्टेंस है आपकी सीबी। सीबी जो डिस्टेंस है दिस इज योर 5√3 मीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी ये बी ए। वही तो बोला था ऊपर, देखो सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब जिन पॉइंट से आपका 45 और 60 डिग्री के एंगल बन रहे थे, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने आपको ए बी। ठीक, तो अब जो सेकंड ट्रायंगल आपकी बची है, सेकंड ट्रायंगल कौन सी बच्चों, जिसमें 45 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये एडीसी। एडीसी, इस ट्रायंगल में हम यहां पे टेंजेंट 45 अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर
जो कि आपका डीसी है, और बेस आपका एसी कंप्लीट। बेस यहाँ पे बेटा कंप्लीट क्या होगा, एसी होगा, ये एसी होगा कंप्लीट। वैल्यूज पुट कर दो। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 इज इक्वल टू डीसी, डीसी यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे एसी नहीं, एसी कंप्लीट है, ये एसी कंप्लीट तो एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एसी की वैल्यू आ जाएगी 15। अब एसी में ये दो पार्ट्स हैं कंप्लीट, देखो एसी यहां तक है, एसी में ए बी प्लस बीसी है ना, तो इस एसी को हम आगे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बीसी इक्वल टू 15। बीसी की वैल्यू आपको पता है, वो यहां पुट कर दो, ए बी प्लस 5√3 इक्वल्स टू 15, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा आपकी 15 माइनस 5√3, यही आपका आंसर है मीटर। अरे ए बी के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ जाएगा आपकी, यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस √3, ये भी सही है, और ऊपर यहां भी छोड़ दो तो भी आपका सही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। अब और 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके रिपीटेडली आए हैं पेपर में, ठीक, रिपीटेडली आए हुए पेपर है। देखो थर्ड क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। इफ वन शिप is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships। अब पहले डायग्राम देखते हैं, इसमें डायग्राम तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि मेन इन क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना सबसे मेन काम है। डायग्राम अगर सही बना तो 50 से 60% आपका काम हो जाएगा, ठीक। देखो क्या दिया हुआ सबसे पहले, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल मान लो आपका, और इस सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, 75 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। दो शिप है, एक का 30 डिग्री एंगल है, दूसरे का 45 डिग्री एंगल है। बोला है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। यहां पे क्लियर कर दिया कि यहां पे जो लाइट हाउस उसके एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो सकता है बच्चों की कि भाई एक शिप इस साइड है कि एक शिप इस साइड में है, बट बोल दिया यहाँ पे कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो आप चाहे लेफ्ट साइड में ले लो दोनों शिप्स, या फिर राइट साइड में दोनों शिप्स ले लो। हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, देखो कैसे बनेगा ये। तो हम यहाँ पे पहली शिप मान लेते हैं, ये रही यहाँ पे, ठीक है। दूसरी शिप इसी रास्ते में, इसी के पीछे है दूसरी शिप, वो शिप यहाँ पर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनेगा, तो जो दूर है इसका एंगल तो कम रहेगा बच्चों, भाई जो शिप दूर है उसका एंगल कम रहेगा, तो कम एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री। जो शिप नजदीक है इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है 45, तो ये भी आपका कितना बनेगा कंप्लीट, ये भी 45 बनेगा, 45 डिग्री। तो डायग्राम आपका ये बन गया कंप्लीट, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप यहां पर है, ए मान लो, ये पॉइंट आपका बी मान लो, ये सी है और ये डी है। आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना बच्चों, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन यहां पे आपके पास दो ट्राइंगल्स बनेंगी, एक ट्राइंगल आपकी ये है डीबीसी, इसमें आप टेंजेंट 45 फाइंड आउट करोगे, तो टेंजेंट 45 आप यहां लिखोगे इन ट्राइंगल डीसीबी या डीबीसी, टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1045 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है डीसी, और नीचे बीसी, डीसी आपका 75 और नीचे आपका बीसी एज इट इज। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 75 बाई बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर,
BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75, यहां से यहां तक। आप एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि अगर जो 45 डिग्री का जिस ट्रायंगल में बना हुआ है एंगल, उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होंगे। यहां भी इस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, देखो ये 45 डिग्री था, तो जो ये 15 है ना, तो ये कंप्लीट आपका AC 15 आ गया था। ये देखो ऊपर 45 डिग्री वाली जो ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर मेजरमेंट के होते हैं। उसके बाद आपकी जो दूसरी ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में बच्चों 10 30 हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो 10 30 इज इक्वल्स टू DC डिवाइडेड बाई AC। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। DC की वैल्यू आपके 75 और AC में कंप्लीट आपका क्या आएगा AB प्लस BC। अरे कंप्लीट AC में क्या है AB प्लस BC नहीं है क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पे AC की जगह AB प्लस BC लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 75√3। यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 75√3 आएगा। अब BC क्या है, BC यहाँ पे 75 है, तो AB प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75√3। 75√3, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75√3 माइनस 75। ये जो प्लस 75 राइट साइड में लाएंगे तो माइनस 75 हो जाएगा। 75 कॉमन ले लो यहां से, जब कॉमन लोगे आप तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा आपका कि जो दोनों शिप्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ये आएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। जैसे मीन मीडियन मोड का करवाया था ना मैंने, वैसे ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। अब देखो आगे वाले कुछ क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस, तब समझ में आएगा आपको। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन देखो, वर्कशीट देखो आप लोग। देखो when an observer sees an object situated in upward direction, the angle formed by the line of sight with the horizontal line। तो इनमें से आपको मैच करने हैं तीनों ऑप्शंस। दूसरा है when an observer sees an object situated in downward direction, the angle formed by line of sight with horizontal line। इनमें से कौन सा होगा। फिर बोला लाइन सेगमेंट joining the object to the eye of the observer। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है और लाइन ऑफ साइट क्या होती है। उन्हीं तीनों का यहाँ पे मैच करना आपको। तो बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर वाली साइड में यहाँ पे आपको देखना है तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी गुड। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे वाली साइड में आपका सिचुएटेड है तो एंगल कैसा बनेगा, ये भी सही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर बोला है कि लाइन सेगमेंट किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आंख से, आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। स्टार्टिंग में देख लेता हमने, याद रखना ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे आपको। 5 नंबर का सवाल आएगा ये। मैच वाला नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ना ऊपर, ये दोनों सेकंड और थर्ड, इस तरीके के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे और इजी है अगर आपने समझ लिए तो यहां डायग्राम बनाने का मेन खेल है। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड। ये एमसीक्यू में आ जाता है बेटा 1 नंबर का, कई बार 5 नंबर का वो अलग से आता ही है, एक यहां पे भी आ जाता है एमसीक्यू में। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहां भी डायग्राम देखो कैसा बनेगा। बोला है कि एक टावर की शेडो बन रही है और हमेशा देखना कोई टावर हो चाहे बिल्डिंग हो, ग्राउंड से परपेंडिकुलर एंगल ही आप यहां पे कंसीडर करेंगे उसका। ठीक है ना, क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर, कि जो शेडो की लेंथ है ये, दिस
इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। कि बोला कि अगर हाइट मान लो इसकी h है, हाइट अगर h है तो इसकी शेडो है √3 टाइम्स ऑफ द हाइट। अगर हाइट इसकी h है तो उसका √3 टाइम्स, वही तो बोला है, ध्यान से पढ़ो इसको। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। कि अगर हाइट कुछ भी मान लो x मान लेते तो उसकी शेडो हो जाए, शेडो होगी √3x। तो बताओ ये यहां पे अगर मान लो ये है सन है, तो ये बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ये पूछा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्वेश्चन समझे क्या है। तो ये एक्चुअली ये डिग्री है बेटा ऊपर, ये 30 डिग्री कर लेने इसको, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री, डिग्री है सभी में ऊपर, ठीक है। तो देखो यहां पे टेंजेंट हम यूज कर लेंगे, मान लो ये थीटा है, यहां पे ये क्या है, थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h बाय √3h, तो h से h कट जाएगा यहाँ पे, कटने के बाद बच्चों आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √3, और 1 बाय √3 tan की कहां पे होती है वैल्यू, 1 बाय √3 वैल्यू कहां होती है tan की, tan 30 की होती है, tan 30। तो अब देखो कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ tan 30, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन कितना आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30, ऑप्शन ए 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, क्या 12, फ्रॉम अ विंडो 9 मीटर अबव ग्राउंड ऑफ अ हाउस in a street the angles of elevation and depression of the top and foot of the another house on the opposite side of the street are 300 and 600 respectively। ये बेटा यहाँ पे अगेन 30 डिग्री 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, ये भी 300 मत समझना इसको, ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। अगेन यहाँ पे भी डायग्राम का पूरा आपको काम करना है, डायग्राम अगर बन गया तो आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन होगा। डायग्राम बनाते हैं। फ्रॉम अ विंडो, विंडो की हाइट दी हुई है 9 मीटर अबव ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट। अरे ध्यान रखनी है चीजें आपको, एक विंडो है, ठीक है, ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। ये गली मान लो एक, ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में यहां पे एक 9 मीटर ऊपर एक ये है विंडो 9 मीटर। फिर उसके बाद बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। एक दूसरा घर है, एक दूसरा घर है, उसका टॉप और फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट है तो स्ट्रीट के अपोजिट साइड में होगा ये घर, बोला इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का, दोनों दिए हुए, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है। तो बताओ कि इसकी विड्थ कितनी होगी स्ट्रीट की और इसकी हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझे। डायग्राम में आपको ऐसे बनाना है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब एंगल्स देख लो कौन कौन से दिए हुए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप, तो पहला जो एंगल है ना वो आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ये एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर दूसरा एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मतलब ये भी एक आपका 60 डिग्री होगा। अब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में हम यूज कर लेंगे टेंजेंट 60 टेंजेंट 30, यू विल गेट द आंसर। तो जब यहाँ पे आप tan 60 फाइंड आउट करोगे बच्चों इस वाले ट्रायंगल में, तो ये आएगा 9/x, ये मान लो आपका x है, तो यहाँ पे √3 रखोगे tan 60 की जगह क्या रखोगे, √3 इज इक्वल टू 9/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/√3, 9/√3, इसको √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे, 9/√3, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 3√3, 3 क्योंकि ये √3 इंटू √3 3 आएगा, तो 3 3 जार 9, 3√3 आ जाएगा ये वाले डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी आएगी 3√3। तो अगर ये 3√3 है तो ये डिस्टेंस पे आपकी कितनी होगी
3√3 होगी। अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मान लो h है आपके स्मॉल h, तो h बाई 3√3 इज इक्वल्स टू 1030, ये 1030, तो 1030 की वैल्यू आपकी 1/√3, दोनों की दोनों तरफ क्या है आपका √3, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट आपके आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 3 मीटर, ये यहां से यहां तक ये 3, और ये आपकी कितनी है 9, तो 9 + 3 12 मीटर तो हो जाएगी आपकी हाइट। भाई हाइट कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और इसकी जो स्ट्रीट की लेंथ है ये कितनी है 3√3, तो 12 और 3√3 कहां पर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बनाना मेन है काम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, अब एक पोल की हाइट दे दी आपको 6 मीटर है, एंड दिस कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर इसकी शैडो है, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो यहां पे आपका क्या काम है, टेंजेंट थीटा निकाल लो, टेन थीटा इक्वल टू 6/2√3, 6/2√3, तो 2 3 जार 6, ये आएगा 3/√3, तो भाई 3/√3 को आप √3 लिख सकते हो, तो √3 कहां पे होती है वैल्यू 10 की, tan 60 पे, इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, बोला है कि अगर मान लो शैडो इंक्रीज हो रही है, पहले इतनी कुछ ये रही होगी शैडो इसकी 20 मीटर मान लो, उसके बाद बोला कि अगर शैडो इंक्रीज हो रही है, मतलब बाद में 30 डिग्री हो गया, बाद में यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, उसके बाद 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया, तो बोल रहा कि ये जो एंगल है ना, एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर ये शैडो इंक्रीज हो रही है तो देखो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अरे ये गैप देखो ना, गैप कम होते जा रहा है, तो एंगल डिक्रीज होगा, एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर शैडो इंक्रीज होगी तो एंगल डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, an observer 1.2 meter tall is 48.8 meter away from a chimney, the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree, इसका भी डायग्राम बनाते पहले। एन ऑब्जर्वर मान लो कोई आदमी है, तो उसकी हाइट है 1.2 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और ये देख रहा है किसको, एक चिमनी से खड़ा है 48.8 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी इज, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन रहा होगा कुछ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, हाइट ऑफ द चिमनी, कंप्लीट चिमनी की हाइट बताओ भाई, कंप्लीट चिमनी की हाइट। तो देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहां पे अगर ये 45 है ये एंगल, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, ये डिस्टेंस आपका 48.8 मीटर है, 48.8 मीटर, ये 45 डिग्री है, तो ये लेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, मान लो ये लेंथ आपकी x है, तो tan 45 इक्वल्स टू x बाई 48.8, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48.8 मीटर्स, ओके। अब 48.8 और नीचे वाली जो ये लेंथ है, ये तो जो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है सेम हाइट इसकी यहाँ भी होगी 1.2 मीटर, तो टोटल हाइट इसकी चिमनी की कितनी हो जाएगी 48.8 और प्लस 1.2, तो 50 मीटर हो जाएगी टोटल हाइट, टोटल हाइट होगी 50 मीटर। कहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखो, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, लैडर मतलब एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, इफ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल बताओ क्या होगी। भाई सीढ़ी तो ऐसे लगाते हैं ना हम कोई भी दीवार से, ये आपकी दीवार मान लो, ये आपकी लैडर है, तो दीवार और ग्राउंड के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बोला है 15 मीटर लॉन्ग लैडर, तो इस जो ये सीढ़ी है इसकी लेंथ कितनी 15 मीटर, ये जो एंगल आपका ये कितना डिग्री का बनेगा, बन रखा है 60 डिग्री,
तो बताओ हाइट कितनी होगी वॉल की? हाइट मतलब ये हाइट। यहां पे अब की बार टेंजेंट 60 हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम वो साइड फाइंड आउट करें, यूज करेंगे। यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज कर रखी है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है? बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से रेशियो में यूज होता है? आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं रहता तो आप ये ट्रिक याद रख लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये साइन होता है, तो साइन 60, यू विल फाइंड आउट साइन 60, यू विल फाइंड आउट साइन 60। तो परपेंडिकुलर जो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, ये मान लो आपका ए बी है, तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 15, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 15√3, 15 भाई इस 15 को यहां पे ले जाओ बस आप, तो 15√3/2 इसकी हाइट आ जाएगी दीवार की, 15√3/2। ठीक है। अब बच्चों ये जो है ना एडिशनल क्वेश्चंस, ये हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।